बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मिनी बजट के असरात आने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी के बाद सुई गैस भी महंगी कर दी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28 रुपए 26 पैसे बढ़ा दी गई है। होटल मालिका ने 20 रुपए वाली 25 रुपए में फरोख्त करने की तैयारी कर ली। पेट्रोल के बाद गैस भी महंगी। अभी लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हैरान और परेशान ही थे कि ओगरा ने भी महंगाई का बम दे मारा। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत 28.6% बढ़ा दी गई, जिसके बाद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। होटल अमले ने कहा कि गैस महंगी हुई तो 20 वाली रोटी 25 रुपए की कर दी जाएगी। अभी आटा तकरीबन 4000 से अभी एकदम 7000 पे चला गया है, तो ऐसे हम भी आगे जो है ना, मतलब 20 का नान चल रहे, हम भी 25 का करेंगे और मुश्किलात का सामना और भी होगा। महंगाई के इस तूफान ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया, जिनका सवाल है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे तो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। रोटी के दाम बढ़ गए भाई, गैस का बढ़ गया, हर चीज बढ़ गया। एक वक्त की रोटी दस्तियाब ने गरीब के लिए। गरीब आदमी जो 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है और बाहर से रोटी खानी पड़े, बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। तो कम अज़ कम इस हुकूमत को शर्म करनी चाहिए कि अवाम का सोचे। अवाम ने हुकूमत से गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा होते ही चिंची रिक्शा वालों को किराया बढ़ाने का बहाना मिल गया। एक स्टॉप का किराया 10 रुपए बढ़ा दिया गया। कम अज कम किराया 30 रुपए मुकर्रर कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा किराया 60 रुपए कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई भी मजीद बढ़ने लगी। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर चिंची रिक्शा चलाने वालों ने एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का किराया 10 रुपए बढ़ा दिया। चिंची रिक्शे का ज्यादा से ज्यादा किराया 50 से 60 रुपए कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल बढ़ता है तो किराया भी बढ़ाना पड़ता है। जब किराया बढ़ाते हैं तो सवारी नहीं आती। इस वक्त भी किराया बढ़ाया है, अब हमारा रिक्शा खाली है। सर, जो कुछ भी है आपके सामने ये देख सकते हैं, हमारा रिक्शा पूरा खाली पड़ा हुआ है। गरीब आवाम की बिल्कुल पहुंच से दूर हो गया। अगर हम लोकल किराया 30 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें लोग नहीं दे रहे 30 रुपए। महंगाई तो इतनी है, लेकिन हर बंदा परेशान है। और पेट्रोल में तो आज तो चलो पहले दिन है, लेकिन इसके बाद हफ्ते के बाद या 2 दिन 3 दिन के बाद इसका हल निकलेगा, क्योंकि अब मजीद और महंगा होगा और महंगाई भी बढ़ेगी, हर चीज़ महंगाई। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत आवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के साथ ही मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। होंडा कंपनी ने एक बार फिर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ा दी है। CD 70 9,000 रुपए महंगी होकर 1,37,900 रुपए की हो गई है। कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला अल-आशारी के मुताबिक खाममाल में कमी, डॉलर ना होने और LC की बंदिश से कीमतों में इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद बताया कि आइंदा चंद दिनों में 10 से 12,000 रुपए इजाफा होने का खदशा भी मौजूद है, जिसके सबब कारोबार मुतासिर हुआ है और सेल्स में 90% तक कमी देखने में आएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि मूसा लगता है कि अब दफ्तर जो है साइकिल पर आना पड़ेगा। अब साइकिल पर भी नहीं आया जा सकता, जेब पर भारी पड़ने लगी है। साइकिलों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। साइकिल 3,500 रुपए महंगी कर दी गई है। बड़ों के साथ बच्चों की साइकिलों की कीमत भी बढ़ गई है। 2,000 रुपए वाली साइकिल 3,000 से तजावुज कर गई। बिल्कुल, इम्पोर्टेड साइकिलें भी 3200 रुपए महंगी हो गई हैं। दुकानदारों ने खरीदारी कम होने का शिकवा भी किया है। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री सदर फराजुर रहमान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मनफी असरात मुरतब होंगे। साथ ही मिनी बजट में सेल्स टैक्स 1% बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। ये भी सवाल किया कि अगर पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ती रही तो कैसे कारोबार होगा। ना रुकने वाली महंगाई के तूफान ने सनअतकारों को भी परेशान कर दिया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान ने एक साथ पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे और डीजल 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने पर तशवीश का इजहार कर दिया। ट्रांसपोर्ट समेत हर अशिया की कीमत बढ़ेगी। गरीब आदमी तो पिसता चला जा रहा है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद होने के दहाने पे पहले ही पहुंची हुई थी। अब ये जो कल पेट्रोल की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा हुआ, उसके अलावा गैस के लिए जो है वो समरी चली गई है, वो मज़ीद इजाफा जो है वो सामने। गैस मौजूद नहीं है, पानी है नहीं,
नज़र नहीं आती कि रियासत कहीं मौजूद भी है कि नहीं। काटी सदर ने कहा कि पहले ही दरामदी खाम माल नहीं मिल रहा, $10,000 की LC भी नहीं खुल रही। उस पर हुकूमत ने मिनी बजट पर सेल टैक्स 17 से 18% करने और मजीद ड्यूटी बढ़ाने के फैसले ने तो मजीद परेशान कर दिया है। पोर्ट पे बुरा हाल किया हुआ है। बात यह है कि एक जगह तो आप ये अंदाज़ा करें कि हमें $10,000 की LC खोलना मसला है, दूसरी जगह $1-1 लाख जो है वो फ्रेट की मद में पेमेंट ये जो है वो खटाखट बाहर जा रही हैं। तो ये किस किस्म का मतलब रियासत है, किस किस्म के मामलात हैं, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन नज़र नहीं आ रही, कहीं मामलात नज़र नहीं आ रहे। फराजुल रहमान ने मुतालबा किया कि तमाम बोझ अवाम पर ना डालें, हुकूमत भी अपने अखराजात कम करे। कैमरामैन इरफान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की रोकथाम के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला कर लिया। कराची समेत सिंध के 30 अजला में सेक्रेटरीज़ की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने कमेटियों के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिविजनल कमिश्नर, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और SSP कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी मुतल्लिका अजला में कीमतों पर कंट्रोल, ज़रूरी अशिया की फराहमी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों को मॉनिटर करेगी। नोटिफिकेशन के तहत सेक्रेटरी सनत अब्दुल रशीद सोलंगी, ज़िला शर्क़ी कराची के अंजुम इकबाल जमानी, ज़िला गरबी के मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम अहमद शाह को ज़िला जनूबी और सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी क़ुव्वत लईक अहमद को ज़िला वस्ती की प्राइज मॉनिटरिंग कमेटी का सरबराह बनाया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात इमरान अतासुमरो सजावल की मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह होंगे। ज़िला सेक्रेटरी माहौलियात आगा वासिफ को ज़िला कुरंगी, सेक्रेटरी जंगलात डॉक्टर बदर जमील मंधेरों को मलीर ज़िला में मॉनिटरिंग कमेटियों के हेड बनाया गया है, जबकि दीगर अजला के लिए भी टीमों का ऐलान कर दिया गया है। और नाजरीन, रुपए की कदर में बेहतरी का रुझान बरकरार है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1 सस्ता होकर ₹265 से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कमी से ₹268 का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर ₹265.38 से कम होकर ₹264.38 पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि बरामदात की मद में डॉलर मसूल होने पर रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे कमी से ₹268 का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹283.50 और बरतानवी पाउंड ₹2 सस्ता होकर ₹320 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना महंगा होने पर मकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना ₹3800 महंगा होकर ₹1,96,000 पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2 महंगा होकर $1839 फी औंस पर पहुंच गया, जिसकी वजह से मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना ₹3,800 महंगा हुआ और ₹1,96,000 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹3258 इजाफे से ₹1,68,038 पर पहुंच गई है। सिंध हुकूमत ने कराची में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक डेप्यूटी कमिश्नर ज़िला मशरकी राजा तारिक हुसैन मिड कैरियर ट्रेनिंग पर चले गए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर 1 जनूबी तबरेज़ सदीक मरी का तबादला करके नया डेप्यूटी कमिश्नर मशरकी तैनात कर दिया गया, जबकि प्रोफेसर शादाब हुसैन को डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम तैनात किया गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम सिंध को ओहदा डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी की रिटायरमेंट के बाद ओहदा खाली था। और नाज़रीन, 23 जनवरी 2023 को मुल्क में होने वाले ब्लैकआउट के मामले पर नेपरा अथॉरिटी ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 15 कारोबारी दुकानों दिनों में मामले की मुकम्मल तहकीकात के बाद अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करेगी। नेपरा के एलामिये के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है। कमेटी मुकम्मल तहकीकात के बाद अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करेगी। अथॉरिटी ने 23 जनवरी को मुल्क में होने वाले ब्लैकआउट का सख्त नोटिस लिया था। अथॉरिटी ने 31 जनवरी को NTDC के इलेक्ट्रिक, वापडा और डिस्पोज के आला अहदेदारान को वाक़े की वजाहत के लिए तलब किया था। मुतल्लिका इदारों की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर अथॉरिटी ने तहकीकाती कमेटी तश्कील करने का फैसला किया।
अब आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकत आबाद में सीवरेज का पानी भर गया। लियाकत आबाद नंबर 7 की हर सड़क गंदे पानी का तालाब बनी हुई है, जबकि अहले इलाका अजियत से दो चार हैं। उबलते गटर, बहता सीवरेज का पानी, ये है शहर कायद का इलाका लियाकताबाद, जहां गंदगी ने डेरे डाल रखे हैं। कराची में बोसीदा सीवरेज निजाम की वजह से लियाकताबाद नंबर 7 की गलियां गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो गईं, जहां सीवरेज के नाकारा सिस्टम की वजह से शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। अहले इलाका के मुताबिक लियाकताबाद के पिछले 6 माह से ही यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, मगर कोई देखता तक नहीं। इस रोड पे गौसिया मस्जिद वाला जो हमारा मेन रोड है, यहाँ पर तकरीबन 2 साल से यही प्रॉब्लम होती है। चंद एक दिन के लिए खुश्क हो जाता है, उसके बाद फिर ये सीवरेज के मसले मसाइल। यहाँ पे ये नालियाँ ला के रख दी थी इन लोगों ने कि काम यहाँ पर होगा, कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सबों ने अपने वोट लिए और अपने घरों पे सुकून से बैठे हुए, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक हम भी नमाजी यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे छींटे लग जाती हैं। गुजारिश है कि स्कूल जाने के लिए सफाई की जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, ये किस तरीके से जाएंगे गंदगी, जबकि सबको पता है जरासीम कितने होते हैं घरों में। लियाकताबाद में बल्दियाती इंतखाबात से कबल शुरू किया जाने वाला तरक्याती मंसूबा भी इल्तवा का शिकार है, जबकि जगह जगह टूट फूट की वजह से शाहराह हादसे का सबब बन रही हैं। इलाका वकीलों ने सिंध हुकूमत का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कोरंगी में नालों की सफाई मुहिम जल्द शुरू करने की खुशखबरी दे दी। कोरंगी एक्सप्रेसवे पर कचरा फैलने की शिकायत का जल्द अजाला होने की भी नवीद सुना दी। ये भी बताया कि काटी की मलीर नदी में 42 किलोमीटर पर शजरकारी मुहिम चलाने पर भी काम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां सनतकारों ने उन्हें मसाइल से आगाह किया। सदर काटी फराजुर रहमान ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बरसाती नालों की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज कराई। कहा कि एमसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फौरी इक़दाम करें। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक पार्टनरशिप जो है, आप जितना ओन करेंगे हम भी उतना ओन करेंगे, बल्कि हमें थोड़ा ज़्यादा ओन करना पड़ेगा। मगर आज आपकी यहाँ मौजूदगी और जैसे कि मेरी आपकी गुफ्तगू हुई कि हम एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, काटी को कोरंगी एसोसिएशन को एक खूबसूरत सा जो है वो एक उसको एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ के जो बरसात के बाद के जो हालात थे उसमें जो पैच वर्क हो गए, जगह जगह खड्डे हो गए, तो बहुत ज़्यादा नहीं, उन खड्डों को फिल कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान बोले, बहुत से मसाइल से आगाह भी हूँ, जो अहम मसाइल हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें हुई उसका बिल्कुल मुझे इदराक है कि चीज़ों में मुश्किलात हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सही ना हो सके, और सही होगी और उसको सही होना है सूरत में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि निजी सेक्टर के साथ मिलकर 42 किलोमीटर तवील मलीर नदी पर शजरकारी मुहिम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सनती जोन बेहतर होंगे तो मुल्क का भी फ़ायदा होगा। कैमरामैन इरफान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा कराची में 4 साल के बाद डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों की फराहमी के सिलसिले का आगाज़ हो गया है। ये रिपोर्ट जानिए। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सीनियर डायरेक्टर जमील फारूकी की सरबराही में डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। जी, ये तकरीबन 4 साल के बाद ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो रहा है। एडमिन साहब की और एम साहब की हिदायत के बाद हम इसको प्रोसेस को शुरू कर दिया हमने, और हम इस पर काम कर रहे हैं। हम तब देर रात गए तक हम काम कर रहे हैं, और तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद हैं जो कि डिजीज़ कोटे पे जिनको अपॉइंट होना है। हम तकरीबन अपने प्रोसेस को तकरीबन 80% कंप्लीट कर चुके हैं। डिजीज़ कोटे पर मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद अफराद ने इजहार मसरत करते हुए कहा कि 4 साल की ताख़ीर सही, मगर अब रोजगार मिलने की उम्मीद हो चली है। डायरेक्टर सिटी वार्डन और डायरेक्टर कच्ची आबादी ने भी सिंध हुकूमत के फैसले को अवामी मुफाद का फैसला करार दिया। ये एक इस लिहाज से भी बहुत अच्छा इक़दाम है कि देखें, जो लोग ड्यूटियों पे काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग, जो लोगों को अपनी जान पे खेल के बचा रहे होते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके लवाहिकीन, उनके डिजीज़ जो फौरी अपॉइंट करने चाहिए तो वो अभी तक रुल रहे थे। मेरे हस्बैंड वाहिद कफील थे मेरे घर के। अब हम जितना परेशान हैं, हमारा दिल जानता है। डिजीज कोटे के तहत दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिमीन के 220 लवाहिकीन को ग्रेड 1 से 11 में मुलाजमतें फराम की जाएंगी। इस सिलसिले में उम्मीदवारों की असनाद की जांच पड़ताल जारी है। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
کراچی میں 7ویں مردم شماری کے آخری مرحلے کی ٹریننگ جاری ہے۔ 30 سینٹرز میں 15,500 عملے میں ٹیبلٹس تقسیم کیے گئے۔ سافٹ ویئر کے ذریعے سکھایا جائے گا۔ عزیز جمالی کی رپورٹ۔ 1 مارچ سے شروع ہونے والی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ مردم شماری کے عملے کو بتایا گیا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے دوران شناختی کارڈ لازم نہیں ہے، ہر شخص کی گنتی کرنی ہے۔ ماسٹرز ٹرینرز اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی اور ٹیب کے ذریعے ٹریننگ دے رہے ہیں۔ یہ 5 دن کے اوپر ٹریننگ ہے، انشاءاللہ یہ 5 دن تک ٹریننگ رہے گی۔ آج اس کا 2nd ڈے ہے اور مزید 3 دن یہ کنٹینیو رہے گی اور اس کے بعد جو یہ ٹریننگ کا سیشن ہم لوگوں کا اختتام پذیر ہوگا۔ تقریباً آج سے ہم لوگوں کا ٹیبلٹ ایشو کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان لوگوں کا۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ان کو ہینڈ اوور کریں گے۔ کراچی میں 15,500 اساتذہ کو تربیت دی جا رہی ہے، جن میں خواتین اساتذہ کی بڑی تعداد شریک ہے اور ماسٹر ٹرینرز بھی خواتین ہیں۔ اس سے پہلے جو مردم شماری تھی وہ آن پیپر تھی، یہ ڈیجیٹلائز ہے۔ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے بہترین۔ اس مرتبہ شناختی کارڈ کی شرط ختم کی گئی ہے کیونکہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ جتنے غیر ملکی لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے۔ ہمارے پاس ابھی اساتذہ کی، فیمیل اساتذہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، وہ گھر گھر جائیں گی کیونکہ لیڈیز کے لیے لیڈیز کو ڈیل کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے۔ 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے صوبہ سندھ میں 30,000 سے زائد عملہ کام کر رہا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ساحل تھانے کی نئی ماڈل عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں کہ ماڈل تھانے کا قیام پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا تسلسل ہے۔ شہر کا بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے جس کے تدارک کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ تھانے کی نئی عمارت کے قیام کے لیے منعقدہ تقریب میں ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی ساؤتھ کے علاوہ آباد کے نمائندے بھی موجود تھے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کراچی بولے، اسمارٹ کار کے بعد تھانے کی نئی عمارت کی تعمیر جدید پولیسنگ کے نظام کا تسلسل ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے ساؤتھ جس میں ابھی ہم اسمارٹ وہیکل کے ساتھ عنقریب ایک نئے پولیسنگ کانسیپٹ، ماڈرن پولیسنگ کانسیپٹ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جاوید عالم اوڈھو نے بتایا کہ تھانے کی عمارت کی تعمیر آباد کے تعاون سے کی جائے گی۔ یہ ایک ماڈرن اسٹرکچر، ماڈرن تھانہ، ماڈرن لے آؤٹ اور ڈیزائن کے ساتھ جس میں فیل ہوگا، عام تھانے والی فیل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نہ صرف آپٹکس اور باہر فزیکل اس کا لے آؤٹ اور ڈیزائن بھی ماڈرن رکھ رہے ہیں بلکہ اس کی اسٹافنگ اور اس کے اندر کا ماحول اور وہاں کے جو خاص طور پہ پولیس کے افسران ان کی ٹریننگ بھی انہی ماڈرن خطوط پہ کریں گے۔ پولیس حکام کے مطابق شہر کا بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم ہے۔ جرائم کی شرح کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرمین شکیل خان کے ساتھ امتیاز علی، سٹی 21۔ آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسی ایشن کے چیئرمین شرجیل گوپلانی کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ پیش آ گیا۔ واقعے کے حوالے سے تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا ہے کہ تقریب سے واپس آئے تو دیکھا کہ کھڑکی پر گولی لگی تھی۔ واقعہ سی وی اپارٹمنٹ میں واقع گھر پر پیش آیا۔ شرجیل گوپلانی کے مطابق تھانے جا کر معلوم کیا تو پولیس نے بتایا گزشتہ رات درخشاں کی حدود میں 2 گروپس میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ ہوئی۔ ہوائی فائرنگ میں ایک گولی میرے گھر کی کھڑکی پر لگی۔ یہ حملہ میرے اوپر نہیں ہوا، اتفاقیہ گولی میرے گھر کی کھڑکی پر لگی۔ سلیکشن بورڈ شیڈیول کے لیے جامعہ کراچی کے اساتذہ نے آج چوتھے روز بھی تدریسی اور انتظامی امور کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ طالب علم آج بھی پڑھائی سے محروم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے 2019 کے سلیکشن بورڈ کی اجازت دینے کے باوجود چوتھے روز بھی انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ انجمن اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ کی جنوری کی تنخواہ فوری جاری کی جائے۔ متفقہ قرارداد میں 2019 کے اشتہار کے مکمل سلیکشن بورڈز کے شیڈیول کے اجرا کیا جائے۔ مطالبات کی منظوری تک تدریسی اور انتظامی امور کا مکمل بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے جماعت نہم اور دہم سائنس گروپ اور 2023 کے سالانہ امتحانات کے لیے نئے ماڈل پیپرز جاری کر دیے ہیں۔ میٹرک بورڈ کراچی نے اسٹیئرنگ کمیٹی کی سب کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں امتحانی پرچہ جات کے نئے ماڈل پیپرز جاری کیے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز کے سربراہ پروفیسر سید شرف علی شاہ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں بورڈ کی ڈائریکٹر ایجوکیشنل ریسرچ حور مظہر نے گزشتہ دنوں 4 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ ڈائریکٹر ایجوکیشنل ریسرچ کے مطابق سالانہ امتحانات کے لیے پرچے کا پہلا حصہ MCQs 20% پر مشتمل ہوگا، دوسرا حصہ مختصر سوال کے جوابات 40%، جبکہ تیسرا حصہ بیانیہ سوالات کے جواب کا 40% پر مشتمل ہوگا۔
سندھ سرکار نے محکمہ اسکول تعلیم کے اساتذہ کی تربیت کے ادارے اسٹیڈا میں خدمات سر انجام دینے والے 7 اساتذہ کو 17 سے 18 گریڈ میں ترقیاں دے دی۔ محکمہ اسکول تعلیم نے ترقیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 7 لیکچرز اور انسٹرکٹرز اسٹیڈا میں اساتذہ کو تربیت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جنہیں 17 سے 18ویں گریڈ میں ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ ترقیاں پانے والوں کو اسسٹنٹ پروفیسر، سینئر انسٹرکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ ترقیاں پانے والوں میں محمد ابراہیم، میاں بخش کپری، ریحان علی مغل، رسول راجپوت، شہنیلا پروین، پروین اختر اور ندا فضل الدین شامل ہیں۔ اور ناظرین، ماہرین کہتے ہیں کہ ڈیبٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر معاشی چیلنجز کے اور قرضوں کے بوجھ سے نکلنا ممکن نہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں کاوش میمن۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں چھٹی دی فیوچر سمٹ کے دوسرے روز بھی کارپوریٹ سیکٹر سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ملکی اور بین الاقوامی اسپیکرز نے شرکت کی۔ سمٹ میں پاکستان میں خوراک کے بحران سے نمٹنے، ڈیجیٹل مستقبل اور ابھرتے ہوئے مسائل پر سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن پاکستان اسٹاک شمشاد اختر نے تجویز دی کہ پاکستان کو ڈیبٹ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے۔ We need to build fiscal and reserve buffers backed by a well thought out, in my view, debt profiling or restructuring, which some people think is not the right way to go, but it is indeed the right way to go. And we have to stop playing the musical chair of passing the parcel of new borrowings to settle due repayments and claiming a debt to be sustainable. ڈائریکٹر نیٹشل عثمان یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہے، لیکن اس سے کام نہیں لیا گیا۔ اس ملک کے اندر اور اس ملک کا جو اثاثہ جو اس کی ینگ لوگ ہیں، وہ سب اگر ایک ساتھ مل کے ایک ویژن پہ پلاننگ کے تحت کام کریں تو وی کین اچیو گریٹنس، یعنی کہ ہم ہر وہ سطح پار کر سکتے ہیں جو ہم نے آج تک نہیں کیا۔ 2 روزہ سمٹ میں وزیر برائے موسمیات تبدیلی شری رحمان، وزیر پیٹرولیم مصدق ملک، CEO الیکٹرک سمیت مختلف کمپنیز کے سربراہان نے شرکت کی۔ کیمرامین اجمل کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ 100 انڈیکس 248 پوائنٹس کمی سے 41,100 کی سطح پر برقرار نہ رک سکا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کو 43 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل چھائے رہے۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح مزید بڑھنے اور مشکلات میں اضافے پر سرمایہ کار محتاط نظر آئے۔ 100 انڈیکس 41,078 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 7 ارب 43 کروڑ روپے مالیت کے 14 کروڑ 17 لاکھ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ 14 ہفتے مسلسل زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے بعد 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے روپے پر دباؤ کم ہوتا دکھائی دیا۔ اسٹیٹ بینک کی ہفتہ وار ذخائر کی رپورٹ کے مطابق 14 ہفتوں میں بیرونی قرض کی مد میں 6 ارب ڈالر کی ادائیگی کی گئی اور 14 ہفتے کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر 10 فروری تک 27 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ کر 3 ارب 19 کروڑ 29 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئے، جس کی وجہ سے ایک ہفتے میں روپے کی قدر میں بہتری بھی دکھائی گئی، جبکہ 10 فروری کی کمرشل بینکوں کے ذخائر 11 کروڑ 36 لاکھ ڈالر کم ہو کر 5 ارب 50 کروڑ ڈالر رہ گئے، جس کے بعد ملکی مجموعی ذخائر 16 کروڑ 26 لاکھ ڈالر اضافے سے 8 ارب 70 کروڑ ڈالر ہو چکے ہیں۔ کاٹن جنرلز فورم کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں زیادہ کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں 4 سے 7ویں نمبر پر آ گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی کاٹن انڈسٹری کو بھی مشکلات نے گھیر لیا۔ کاٹن زون میں گنے کی کاشت سے پیداوار شدید متاثر ہو گئی۔ رواں سال ملک میں تاریخی کم ترین پیداوار 50 لاکھ بیلز پیدا ہونے کی توقع ہے۔ دنیا بھر میں کپاس پیدا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کی تنزلی ہو گئی۔ چیئرمین کاٹن جنرل فورم احسان الحق نے بتایا کہ ملک 4 سے 7ویں نمبر پر آ گیا۔ جی، پاکستان میں اس سال کپاس کی پیداوار جو ہے وہ تاریخی کم ترین سطح تک ہونے سے پاکستان کا جو دنیا میں زیادہ کپاس پیدا کرنے والے ممالک ہیں ان میں سے 4 میں سے 7ویں نمبر پر پاکستان پہنچ گیا ہے، اور اس سال خدشہ ہے کہ پاکستان میں کپاس کی زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ بیلز پیدا ہوں گی، جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر کین جو کوٹن زونز ہیں ان میں شوگر کین کی کاشت اور نامناسب موسمی حالات ہیں۔
चेयरमैन कॉटन जिनर फोरम के मुताबिक मनफी मौसमी हालात के 22 कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी वाक़ हुई। मुल्क में कपास की कीमत 1500 रुपए फी मन सस्ती हो गई, जिसके बाद कपास की फी मन कीमत 22,000 रुपए से कम होकर 20,005 रुपए हो गई है, जबकि आलमी मार्केट में भी कपास की कीमतें कम हुई हैं। अशरफ खान, सिटी 21। मारूफ सीनियर मुसव्विर S.A. रिंद कहते हैं कि रंगों के जरिए मुआशरती रवैयों की अक्कासी करने की कोशिश की है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए, तफसीलात जानिए राहिल बेग से। जी, सीनियर मुसव्विर रिंद बलोच साहब की शाहकार फनपारों की नुमाइश सज चुकी है क्लिफ्टन आर्ट गैलरी में, जहां पर रंगों के हसीन इम्तिजाज के साथ साथ शायरी भी कैनवस की जीनत बनी हुई है। इस वक्त रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज की इस खूबसूरत पेंटिंग के हवाले से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत हसीन इम्तिजाज आपने दिया है और जहाँ पर खूबसूरत रंग है वहीं पर शायरी भी है, तो रिंद साहब इस आइडिया के बारे में बताइएगा और क्या मैसेज है, क्या आइडिया के हवाले से कहूँगा कि ये तो असल में हर एक आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनका काम भी इस्टेब्लिश हो जाता है और वो काफ़ी सालों की मेहनत होती है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि वो सिग्नेचर वर्क होता है उनका और वो निचोड़ होता है 25-30 साल 35 साल, तकरीबन मुझे तो 35 साल हो गए जैसे, तो वो काम होता है जो एक प्रोसेस के साथ चलता चलता वो आज तक पहुंचता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई आज का काम है, तो ये एक सफ़र है जिसकी वजह से वो काम यहाँ तक पहुँचा है। जहाँ तक इसके रंगों का ताल्लुक़ है तो ये हमारी बेड के कलर हैं, चोलिस्तान, राजस्थान, थर है, तो ये वो रंग हैं जो वहाँ के पहनावा है, वहाँ के मोटिव्स हैं और वहाँ की कलर पैलेट है असल में मेरी। और कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो भी तकरीबन उसको मॉडिफाई कहें तो वो उस हिसाब से, हाँ इसको मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फ्यूजन है ट्रेडिशनल और उसको मॉडर्न का, चूँकि टेक्निक के हवाले से, रंगों के हवाले से और उसकी जो एग्जीक्यूशन है और उस फिगर की, तो वो मेरे ख्याल में वो ट्रेडिशन और मॉडर्न वो दोनों उनका मिलाप है। तो शायरी भी काफ़ी बहुत साल हो गए अब तो इसको भी उसका हिस्सा हुए, तो उस हिसाब से शायरी भी शामिल करता हूँ, जैसे उस पेंटिंग का एक मूड होता है उस हिसाब से उसकी शायरी का इंतखाब होता है। बिल्कुल जी। रिंद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था जिस तरह से पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफ़त है, सिंध की, बलूचिस्तान की, और उसी की अक्कासी कैनवस पर की गई है खूबसूरत रंगों से। और शायरी देख कर यहाँ पर मौजूद जो शुरका है नुमाइश के काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इन पेंटिंग्स की काफ़ी पजीराई की जा रही है। जी, और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।